हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर्स आपने देख लिया। पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत अच्छे से वेक्टर एडिशन जो है, वेक्टर एडिशन ये टॉपिक का शुरुआत कर दिया था, है ना। सो चलिए, वेलकम टू वीडियो लेक्चर्स ऑफ गुरुकुल क्लासेस। देखिए, पिछले लेक्चर्स में जो आपको बताया गया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का शुरुआत हो गया था, उसका नाम है वेक्टर एडिशन। और मैंने वेक्टर एडिशन और स्केलर एडिशन में क्या डिफरेंस है ये आपको बताया था। बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा। मैंने वेक्टर एडिशन में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स का भी शुरुआत कर दिया था, और वो रूल्स का नाम क्या था। ये सब सही सोच रहे हैं। हमने लास्ट क्लास जो वीडियो लेक्चर नंबर 2 था, उसमें हमने वेक्टर एडिशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसका नाम था ट्रायंगल रूल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ट्रायंगल रूल अगर आपने देखा नहीं होगा तो डेफिनेटली और इमीडिएटली इसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पीछे जाके आप डेफिनेटली लेक्चर नंबर 1 और 2 देख लेना। ओके, तो आज के इस लेक्चर, आज है वीडियो लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर वेक्टर। वेक्टर का इस लेक्चर में आज हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं बेटा। आज हम और एक रूल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ अब तैयार हो जाइए इस क्लास को एंजॉय करने के लिए। अभी इमीडिएटली देखिए आपके सामने मैं क्या लिखा हूं, पैरेललोग्राम रूल। लास्ट क्लास मैंने आपको क्या बताया था, ट्रायंगल। लास्ट क्लास हमने ट्रायंगल का हेल्प लिया था, आज हम पैरेललोग्राम का हेल्प लेंगे और वेक्टर का एडिशन कर देंगे। करेक्ट। सो सबसे पहले मैं जो है आपकी स्टेटमेंट को समझाने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा कहानी से मैं शुरुआत कर देता हूं। तो सोचिए, देखिए बेटा कि वही डायग्राम में इसको प्रीवियस क्लास में भी बताया था। जैसे कि आप यहां पे खड़े हैं, आप अगर बीच में खड़े हैं और इधर से आपके पप्पा खींच रहे हैं, पप्पा कितना फोर्स लगा के खींच रहे हैं, 50 न्यूटन। इधर से आपको मम्मी खींच रहे हैं, मम्मी कितना फोर्स लगा रहे हैं, वो भी 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। और आप हाथ को कैसे किए हैं, हाथ का पोजीशन आपके ऐसा है, आप हाथ को ऐसा फैला दिए हैं, ऐसे फैलाया। आपके दोनों हाथ के बीच में एंगल कितना है, जैसे कि आपके इस डायग्राम में दिख रहा है। ये जो एंगल है, दोनों हाथ के बीच में जो एंगल है, दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है, वो है थीटा, जिसका वैल्यू है 180 डिग्री। यस, तो आप ही बताइए, अगर आपको पप्पा इस तरफ 50 न्यूटन में खींच रहे हैं, मम्मी उस तरफ 50 न्यूटन में खींच रहे हैं, तो आप क्या करोगे, किधर जाओगे, क्या आप कहीं जाएंगे। सोचिए, यहां पे आपके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, आपके ऊपर जो नेट फोर्स होगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पप्पा ने जो फोर्स लगाया वो राइट को है, इसलिए मैं इसको +50 लिखा। मम्मी जो फोर्स लगाया वो लेफ्ट को है, इसलिए मैं इसको -50 लिखा। प्लस माइनस कैंसिल हो गए हैं, कितना मिला, 0 मिला है। तो दैट मींस आपके ऊपर कुछ नेट फोर्स है ही नहीं, आपके ऊपर कुछ नेट फोर्स है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, क्या आप मूव करोगे, नहीं। आप किस में रहोगे, आपका स्टेट क्या होगा, आपका स्टेट होगा स्टेट ऑफ रेस्ट। यस, आप सही सोच रहे हैं। तो ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन। वेक्टर में राइट लेफ्ट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। कैंसिल कब होता है, जब मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे कि ये भी 50 है, वो भी 50 है। ओके, सो दैट मींस पापा मम्मी दोनों की ताकत मैंने आज इक्वल कर दिया है ना। सो कल मैंने इक्वल नहीं किया था, कोई बात नहीं। अभी हम क्या करते हैं, ये सिचुएशन से निकल जाते हैं और हम वापस इसमें एंटर करते हैं। क्या हुआ देखो आप, अब क्या हुआ, अब आपके साथ क्या हुआ है, आपने क्या किया, हाथ का पोजीशन को बदल दिया, आपने हाथ के बीच में एंगल बदल दिया है। पहले आपने हाथ के बीच में एंगल 180 रखा था, और अब आपने क्या किया, देखो जरा ये डायग्राम, एंगल कितना लिखा हूं, 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब क्या है, आपने हाथ को कैसे किया, आपने हाथ को ऐसे कर दिया, ऐसे किया था, घुमा के ऐसे कर दिया। अब आपके हाथ में एंगल कम हो गया है, आपने हाथ ऐसे फैला दिया। जैसे कि मैं यहां पे खड़ा हूं, मुझे देखो आप, मैं ऐसे खड़ा रहूंगा, इधर से जो है मेरे फादर मुझे इधर से खींच रहे हैं, 50 न्यूटन फोर्स उधर लगा रहे हैं। मेरे मदर जो है, मेरे मम्मी जो है, इधर से 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। तो मेरे ऊपर 2 फोर्स एक्ट हो रहा है। इस हाथ में, राइट हैंड में 50 न्यूटन इस तरफ एक्ट हो रहा है, लेफ्ट हैंड में 50 न्यूटन इस तरफ एक्ट हो रहा है। मैंने दोनों हाथ के बीच में एंगल को 120 मेंटेन किया। तो मैं अब क्या करूंगा, किस तरफ जाऊंगा, सोचिए, किस तरफ। क्या मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, नहीं, आपको सोचना चाहिए। अगर इस तरफ खींचा जा रहा है, इस तरफ खींचा जा रहा है, तो मैं और दोनों फोर्स इक्वल है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों फोर्स इक्वल है। इक्वल होने की वजह से मैं क्या करूंगा, एकदम बीचों बीच चला जाऊंगा। ओके, कैसे, मैं आपकी तरफ आ जा रहा हूं, मैं ऐसे आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे दोनों साइड से फोर्स खींच रहे हैं। इस तरफ 50 न्यूटन, इस तरफ 50 न्यूटन, और दोनों हाथ के बीच में एंगल कितना है, 120 है। सो दैट मीन्स मैं अभी किधर मूव करूंगा, ऐसे मूव कर जाऊंगा। आप भी प्रैक्टिकली सोचिए, आपके साथ भी वैसे करके सोचिए। तो दैट मीन्स ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इससे आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। ओके बेटा, सो
खेल खेल में ही हम फिजिक्स सीख लेंगे। वैसे भी आपने बचपन में जितने भी खेल खेला था, आज आपके लिए वो फिजिक्स का एक एक सिचुएशन है। आप उस खेल में से बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कुछ भी है, कैरम, सब में से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। कुछ ना कुछ फिजिक्स सीखेंगे, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ फिजिक्स सीख लेंगे। चलिए ये सिचुएशन देखो, आप इधर से आपको पापा 50 न्यूटन में खींच रहे हैं, इधर से मम्मी 50 न्यूटन में खींच रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप यहां पर रेस्ट में खड़े थे। क्यों रेस्ट में खड़े थे? बिकॉज आपके हाथ के बीच में एंगल 180 था। अब ऐसा नहीं है, अब हाथ के बीच में 180 से कम हो गया है, 120 हो गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप आगे बढ़ जाओगे। अगर समझ में आ नहीं रहा है तो ये वाला एक्सपेरिमेंट घर में ही कर लेना, ठीक है? पापा है, मम्मी है, तो घर में कर लेना, तो आप आगे चले जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। आगे क्यों बढ़ गए हैं? बिकॉज आगे इसलिए बढ़ गए हैं कि जो नेट फोर्स है वो आगे लग रहा है। ओके, इस फोर्स का, ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है। जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो नेट फोर्स है, वो इस तरफ एक्ट हो रहा है, इसलिए आप आगे बढ़ जाएंगे। ओके बेटा, तो यहीं से पैरेललोग्राम रूल का कंसेप्ट आ गया है। बेटा देखिए, मैं यहां पे एक पैरेललोग्राम बना सकता हूं। यस, हम पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे? ये जो फोर्स है F2 है, F2 को पैरेलल करके एक फोर्स बना देंगे। F2 को पैरेलल करके फोर्स बनाएंगे, सो ये भी क्या होगा? ये भी F2 होगा। सिमिलरली F1 को पैरेलल करके बना देंगे, सो ये क्या होगा? ये भी क्या होगा? ये भी F1 होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सेम है, इसका डायरेक्शन सेम है, तो F1 होगा, नहीं तो क्या होगा? यस, बिल्कुल F1 होगा। ये F1 है, ये F2 है, ये बन गया है पैरेललोग्राम। आपके सामने पैरेललोग्राम बन गया है। और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, कौन सा डायगोनल है? जिस तरफ आप आगे बढ़ जाओगे, ये जो डायगोनल है, ये ब्लैक कलर में जो दिखाया, ये, so this will be the resultant vector, this will be the resultant force। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या है? नेट फोर्स। यहां पे दो फोर्स एक्ट हो रहा है। जब दो फोर्स एक्ट होगा, दोनों फोर्स का जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, वो ये है। दैट मींस डेफिनेटली आपको क्या दिख रहा है कि जो पैरेललोग्राम बन गया है, उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, वो क्या बन गया है? रिजल्टेंट। करेक्ट? अब साफ साफ दिख रहा है। पहले साफ साफ दिख नहीं रहा था, अब आपको साफ साफ दिख रहा है। ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? डायगोनल है। तो इसका मतलब है कि दोनों फोर्स जो है, ये दोनों फोर्स मिलके इसको क्रिएट किया है। इस फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं? रिजल्टेंट फोर्स। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है, अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स को R लिख दूं, सो R वेक्टर क्या होगा? F1 वेक्टर प्लस क्या? F2 वेक्टर। यस, आप सही सोच रहे हैं। दोनों फोर्स ऐड होने के बाद एक न्यू फोर्स आया, एक रिजल्टेंट फोर्स आया। जिस रिजल्टेंट को मैं किसके तरफ रिप्रेजेंट कर रहा हूं? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ये है रिजल्टेंट, एंड दिस इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम रूल। ओके, वापस हम चलते हैं स्टेटमेंट को। अब ये सिचुएशन से स्टेटमेंट को चलते हैं। कहानी जो है आपको समझ में आ गया, कहानी जैसे खत्म हुआ है। ये स्टेटमेंट को पढ़िए, क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, then their resultant is represented by the diagonal of that parallelogram। ये जरूर ध्यान में रखिए। इसका मतलब है कि अगर दो फोर्सेस या दो वेक्टर्स, ये देखिए F1 एक वेक्टर है, F2 और एक वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड में एक्ट हो रहे हैं। एडजेसेंट का मतलब क्या है? लगातार। ओके, सो एडजेसेंट साइड में एक्ट हो रहे हैं। ये साइड को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। तो क्या होगा? उसका जो रिजल्टेंट है वो कैसे एक्ट होगा? उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, वो डायगोनल क्या करेगा? रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और यही है पैरेललोग्राम रूल। समझा? यस। तो अभी आपको स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, नोट करो, बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए, या आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब मैं क्या करूंगा, इस पे थोड़ा सा मैथमेटिकल डिस्कस करूंगा। जैसे कल मैंने ट्रायंगल रूल को बेस करके किया था, वैसा ही हम क्या करेंगे, एक मैथमेटिकल डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। ओके बेटा, इसको आप लिख लिए हैं। सो पैरेललोग्राम रूल, आज का टॉपिक पैरेललोग्राम रूल, और इसके आगे के टॉपिक भी डिस्कस होंगे। सो अब मैं क्या करूंगा, इसको एक अच्छा डायग्राम बना के, एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करके इसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, इसको मिटा देता हूं। सो अब देखिए है, देखो बेटा कि मैं क्या करूंगा, रैंडमली इन जनरल में एक डायग्राम बना लूंगा। सपोज हम क्या कर रहे हैं, हम दो वेक्टर्स यहां पे ले रहे हैं। ए वेक्टर को ए मान लेते हैं और ए वेक्टर को बी मान लेते हैं। ओके, सो पैरेललोग्राम रूल के हिसाब से क्या है, जो आपने स्टेटमेंट पढ़ा उसका मतलब क्या है? देखिए, सपोज ये है वेक्टर ए, ये है ए वेक्टर,
ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। मुझे एक जनरलाइज्ड तरीके से काम करना है, इन जनरल काम करना है। ओके, सो ये अगर वेक्टर ए है, ये अगर वेक्टर बी है, सो क्या बताएगी आपको, इसको पैरेललोग्राम को सबसे पहले कंप्लीट कर देते हैं। ये दोनों वेक्टर को हमें ऐड करना है। जैसे कि ट्रायंगल रूल के द्वारा दो वेक्टर को ऐड करते हैं, वैसे पैरेललोग्राम रूल में भी दो वेक्टर ऐड करते हैं। ओके, सो इसको पैरेललोग्राम जैसे कंप्लीट कर दिया, बी को पैरेलल करके बी बनाया, ए को पैरेलल करके ए बनाया। सो डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम। अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा। ये भी क्या होगा, ये भी बी होगा। ओके बेटा, देखो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया है। करेक्ट। जैसे ही पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया है, सो केयरफुली ध्यान दीजिए। अभी हम क्या करेंगे, इस पे आपको पता चल गया है कि कौन होगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्या ये होगा रिजल्टेंट? यस, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। ए वेक्टर, बी वेक्टर, और ये कौन सा है? आर वेक्टर है। आर वेक्टर का मतलब क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम यहां पे मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं? मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, आर वेक्टर है, दिस विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। करेक्ट। सो इस डायग्राम को हमें एनालिसिस करना है। समझ में तो आ गया, समझ में आ गया कि एक फोर्स अगर इधर है और एक फोर्स उधर है तो रिजल्टेंट बीच में होगा। आपको ऐसा फिजिकली फील हो रहा है? अरे तभी तो मैं पापा मम्मी वाला एग्जांपल दिया ना। पापा मम्मी का एग्जांपल क्यों दिया ना? इधर एक फोर्स लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है, तब बीच में जा रहे हो, वही तो है। यस, करेक्ट। इस डायग्राम के एक्सप्लेनेशन करना है। बताइए कि ए और बी के बीच एंगल कौन सा होगा? Who will be the angle between A vector and B vector? Yes, ये देखो टेल से टेल मिला है, A का टेल से B का टेल मिला है, तो डायरेक्टली आपको एंगल मिल गया है। तो ये है थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मैं इसको थीटा लिख देता हूं। इसको कहां लिखूं? इसको यहां लिख लिया बेटा, थोड़ा ध्यान में रखना। थीटा क्या है? A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में एंगल है, इसको लिख लो यहां पे। सो थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड कौन सा वेक्टर? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी हमें क्या करना है? इसको एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करना है? जैसे हमने लास्ट क्लास एक्सप्लेन किया था वैसा ही एक्सप्लेन करना है। उसके लिए हमें कुछ नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। थोड़ा सा बेटा देखो, इसको एक्सटेंड कर लो। इसको एक्सटेंड कर लिया हूं और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया हूं। याद करो, याद करो बेटा, हमने क्या किया था? देखो बच्चे, ऐसे ही किया था क्या नहीं? आप अगर प्रीवियस लेक्चर देखोगे, मेरा डेरिवेशन बिल्कुल वैसा ही था। सोचो हम अभी क्या करना चाहते हैं। मैं ये सब कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहा हूं? हम अभी जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर को जानना चाहते हैं। रिजल्टेंट एक वेक्टर है, वेक्टर होने की वजह से उसका मैग्नीट्यूड है, उसके डायरेक्शन है। आज हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, उसके डायरेक्शन भी निकालेंगे। ओके, तो मैंने आपको बताया था, आपको ये बताया था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है मैग्नीट्यूड, सो यहां पे लिख रहा हूं, देखिए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इसको कैसे सिंबलाइज करना? क्या बोला गया था? इसको ऐसे सिंबलाइज करना, आर वेक्टर का मॉड। इस सिंबल का नाम क्या है? इस सिंबल का नाम है मॉडुलस। हम इसको शॉर्टकट में मॉड बोलते हैं। रिजल्टेंट का मॉडुलस। ये सिंबल ऑपरेट होने से क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है। मैग्नीट्यूड को आप सिर्फ ऐसा लिख सकते हो, आर हटा दीजिए, ये हो गया है मैग्नीट्यूड। और ये हमें चाहिए, ये हमें कैलकुलेट करना है, और ये हम कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में। ट्रायंगल हम कर चुके हैं। मैं दोबारा इसको कर लेता हूं। दोबारा भी हम कर सकते हैं। कैसे दोबारा करेंगे? आपको तो पता है कि ये ट्रायंगल को देखिए। सो आपको ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड का मतलब है कि एरो का लेंथ, ये जो एरो आपको दिख रहा है ना, ये जो डायगोनल दिख रहा है, सो डायगोनल का लेंथ चाहिए। तो कैसे आप डायगोनल का लेंथ निकालोगे? थोड़ा सा स्कूल वाला आइडिया लगाओ, स्कूल वाला आइडिया ही लगेगा। ये एंगल थीटा है, सो क्या मैं इस एंगल को थीटा लिख सकता हूं? यस, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। यस, थीटा होगा। ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। हमें यहां पे एक ट्रायंगल बन चुका है। ये कंस्ट्रक्शन करने की वजह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। देखो बच्चे, ये राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, मैं इसको हाथ में दिखा रहा हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहते हैं। बट पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे? आपको ये साइड पता नहीं है, ये साइड पता नहीं है, और ये साइड पता नहीं है। हाइट नहीं पता और ये साइड नहीं पता है, तो बेटा क्या करते हैं? इसका नाम x मान लेते हैं, इसका नाम y मान लेते हैं। हम इसे मान सकते हैं, यस बिल्कुल मान सकते हैं। अगर ये x होगा तो इस ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा a प्लस एक्स, और हाइट क्या हो जाएगा? y। तो डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें क्या लिखना पड़ेगा? r का स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब ये साइड का स्क्वायर। मैं अभी वेक्टर साइन नहीं दे रहा हूं बिकॉज़ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। करेक्ट? तो r स्क्वायर इज इक्वल टू
a प्लस एक्स, देखो ये साइड कितना है a है और ये कितना है x है, तो टोटल बेस कितना होगा a, ये लेंथ a है और ये लेंथ क्या है x है, तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। मैंने कौन सा थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तो डायगोनल जो है ये इस ट्रायंगल का क्या है, ट्रायंगल का जो है हाइपोटेन्यूस है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, करेक्ट। सो यस, इस तरीके से हमने लिख सकते हैं। उसके आगे हम क्या करेंगे, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स। पहले इसको लिख लेता हूं, सो कोई भी चलेगा, कोई भी लिखा चलेगा। सो 2ax प्लस क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो बेटा कैसा हो गया है। अभी हमें चाहिए क्या है, हमें x चाहिए, हमें y चाहिए, वो हमें नहीं दिया है। हमें क्या दिया है, हमें a दिया है, b दिया है, थीटा दिया है। क्वेश्चन में आपको a दिया है, b दिया है, थीटा दिया है, आपको x फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप x कैसे फाइंड आउट करोगे, यस आप निकाल सकते हो। इसलिए छोटा राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक छोटा राइट एंगल ट्रायंगल और एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने पाइथागोरस थ्योरम बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल में लगाया। अब बेटा बताओ कि छोटा राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो थीटा है उसको हम यूज करते हैं इस ट्रायंगल में साइन थीटा। यस, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। ये छोटा राइट ट्रायंगल ट्रायंगल में थीटा को देखो, थीटा का ऑपोजिट क्या है, y है, हाइपोटेन्यूस b है। तो क्या मैं y बाय b लिख सकता हूं, यस मैं लिख सकता हूं। यहां से y निकल गया है, y कितना निकला, b साइन थीटा, करेक्ट। सिमिलरली इसी ट्रायंगल में cos थीटा, cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट का मतलब क्या है, x, हाइपोटेन्यूस का मतलब b। देखो b वेक्टर मत लिखना, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। तो यहां से x कितना मिलेगा, b cos थीटा। ओके, तो जैसे ही x और y मिल गए हैं, x मिल गया b cos थीटा, y मिल गया b sin थीटा, इसको लेके यहां पे पुट कर देते हैं। सो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर प्लस 2a, x कितना मिला, यस x आपको मिल गया है b cos थीटा प्लस एक्स स्क्वायर मतलब उसका ही स्क्वायर कर देना। तो क्या होगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर, वाई कितना है, वाई है बी साइन थीटा, सो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सोचो अभी स्टेटमेंट को देखो, क्या यहां पे हम और कुछ कर सकते हैं, यस और भी कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस थोड़ा अरेंजमेंट कर सकते हैं 2ab cos थीटा। क्या ये लास्ट दो टर्म को देखिए, इसमें भी बी स्क्वायर है, इसमें भी बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। सो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना। यस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होने की वजह से अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर, और जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है वो तो 1 हो गया, उसके कुछ नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आर स्क्वायर है। तो फाइनली आपको आर मिल गया है, फाइनली आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया है। रिजल्टेंट वेक्टर नहीं, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया है। क्या मिला रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इसका क्या है, अंडर रूट। इसका क्या है, अंडर रूट। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। देखो ये एक्सप्रेशन पिछला लेक्चर में भी आया था। पिछला लेक्चर में कौन सा रूल था, ट्रायंगल रूल था। वो ट्रायंगल रूल हो या पैरेललोग्राम रूल हो, कोई भी रूल हो, जो फाइनल एक्सप्रेशन तो सेम ही आएगा ना। जब आप ए वेक्टर ले रहे हैं, बी वेक्टर ले रहे हैं, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, थीटा है, तो आप ट्रायंगल लगाओ, पैरेललोग्राम लगाओ, कोई भी रूल लगाइए तो आपका एक्सप्रेशन सेम आएगा। इनफैक्ट हमने कल का डेरिवेशन जो किया था, आज का डेरिवेशन डिटो एग्जैक्टली वैसे ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आपका रिवीजन के लिए मैं आपको इसको दोबारा बता दिया। इससे क्या हो गया, आपका रिवीजन भी हो गया कम से कम। सो ये देखो, ये है फाइनल एक्सप्रेशन। इसको बेटा कभी मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको हम बार बार यूज करने वाले हैं। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, सो केयरफुल देखिए, जो रिजल्टेंट है इसका एक्सप्रेशन आ गया है मैग्नीट्यूड का, करेक्ट। चलिए इसको अच्छे से नोट डाउन करो, किस तरीके से हमने एक्सप्रेस किया। ओके, चलो एक बात यहां पे दिख रहा है कि ये जो डायग्राम है वापस यहां कंसंट्रेट कीजिए, इस डायग्राम को कंसंट्रेट करो। इस डायग्राम में आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है, क्या सिर्फ पैरेललोग्राम दिख रहा है, थोड़ा नजरिया बदलो। क्या सिर्फ यहां पे पैरेललोग्राम दिख रहा है, अच्छे नजर से देखो, डेप्थ में देखो, क्या इसमें ट्रायंगल भी नहीं है, क्या इसमें ट्रायंगल रूल भी सेटिस्फाई नहीं है। आप ट्रायंगल लॉ पढ़ चुके हैं,
याद कीजिए यहां पर ट्रायंगल भी है। इनफैक्ट पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम में एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, एक भी नहीं है। सो आप सोचिए यहां पर ट्रायंगल लॉ भी सेटिस्फाई हो रहा है। यस सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे सेटिस्फाई हो रहा है? मैंने क्या बोला था, ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल के लिए तीनों साइड सही है और यहां पे ट्रायंगल दिख रहा है, तीनों साइड है, ए बी और आर एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे ट्रायंगल रूल भी है, इसी डायग्राम में पैरेललोग्राम रूल भी है, इसी डायग्राम में ट्रायंगल रूल भी है, सब सिमिलर है, सब सेम है। ओके, सो ट्रायंगल लॉ के लिए मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में क्या बताया था, मैंने बताया था कि ट्रायंगल लॉ कब यूज होता है, जब ए का हेड और बी का टेल मिल जाते हैं। वही तो हुआ है, ए देखो, ए का हेड को बी का टेल मिला हुआ है, ए का हेड से बी का टेल मिला हुआ है, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ए और बी जो है ट्रायंगल के दो साइड से हैं और वो सेम ऑर्डर में है। रिजल्टेंट कैसे एक्ट हो रहा है, रिवर्स ऑर्डर में। ऑर्डर समझ पा रहे हो? जब हेड से टेल मिलेगा उसको सेम ऑर्डर बोलते हैं, और जब हेड से हेड मिलेगा उसको अपोजिट ऑर्डर बोलते हैं। करेक्ट? हम जिस वेक्टर को ऐड करेंगे, अगर हम ए और बी को ऐड कर रहे हैं, ये दोनों सेम ऑर्डर में होना चाहिए। दैट मींस ए का हेड को बी का टेल मिलना चाहिए और जो रिजल्टेंट आएगा वो रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए। तो सोचो इस ट्रायंगल को देखो, आर का हेड और बी का हेड मिला हुआ है। अगर हेड से हेड मिलेगा तो क्या होगा, वो होगा अपोजिट ऑर्डर, और अगर हेड से टेल मिलेगा तो क्या होगा, वो होगा सेम ऑर्डर जो यहां पे दिख रहा है। करेक्ट? सो ए और बी सेम ऑर्डर में है, रिजल्टेंट उल्टा ऑर्डर में है। दैट मींस ये ट्रायंगल रूल भी यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है। यहां ट्रायंगल भी है, यहां पे पैरेललोग्राम भी है। अगर हम ट्रायंगल के हिसाब से बात करें, ट्रायंगल के हिसाब से जो रिजल्टेंट है वो थर्ड साइड है, और पैरेललोग्राम के हिसाब से बात करें तो पैरेललोग्राम के हिसाब से जो रिजल्टेंट है वो डायगोनल है। बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं बेटा, सब कुछ सिमिलर है। करेक्ट? चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया, इसको अच्छे से लिख लेना। अभी दूसरी बात यह है कि रिजल्टेंट का तो मैग्नीट्यूड आ चुका है, आपके सामने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ ही गया है, पर उसके डायरेक्शन आप कैसे मेजरमेंट करेंगे? हाउ वी कैन स्पेसिफाई, हाउ वी कैन एक्सप्रेस द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, हाउ वी कैन एक्सप्रेस द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। आप कैसे डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर सकते हैं? अभी जो आपने किया इसमें कहीं डायरेक्शन दिख रहा है? नहीं, ये सारे क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये सोचिए आप, इसके लिए मैं क्या करूंगा, और दो छोटे छोटे एंगल डिफाइन कर दूंगा। ये पूरा एंगल क्या था, थीटा था। देखो बेटा, मैंने यहां पे एक एंगल ये भी लिया। ये कौन सा एंगल है? इस एंगल का नाम मैं क्या करता, अल्फा दे देता। ओके, लेट दिस एंगल बी अल्फा। ये सब चीजें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम में आएगा। बेटा देखो, आप जो टॉपिक भी आप यहां पे लर्न कर रहे हो, जो भी टॉपिक मैं आपको सिखा रहा हूं, ये टॉपिक इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आप इसको अप्लाई करने वाले हैं। बस खाली पढ़ के छोड़ देने का ऐसा नहीं है, खाली थ्योरी पढ़ के छोड़ देंगे ऐसा नहीं है। ये थ्योरी आप इसलिए सीख रहे हो, थ्योरी इसलिए सीख रहे हो क्योंकि इस थ्योरी को आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहां पे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन करना है, इसलिए सीख रहे हैं। उस बात को जरूर ध्यान में रखिए। चलो, इस एंगल को मैं अल्फा लिखा। अल्फा कौन सा एंगल है? अल्फा जो है ये वो एंगल है जो रिजल्टेंट बना रहा है किसके साथ, रिजल्टेंट बना रहा है ए के साथ। सिमिलरली रिजल्टेंट बी के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है। क्या करें, इसको अल्फा लिया, इसको आप क्या लेना चाहते हो, बीटा। यस, अल्फा है तो बीटा है, अल्फा है तो बीटा है। ये छोटा भाई है तो बड़ा भाई भी है। चलो कोई बात नहीं। सो अल्फा बीटा जो है हम कैसे डिटरमाइन करें? अल्फा बीटा में क्यों डिटरमाइन कर रहा हूं? बिकॉज अल्फा बीटा जो है ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर रिजल्टेंट का डायरेक्शन बदल गया है तो अल्फा बीटा भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। समझ पा रहे हैं? यस, अगर थीटा बदला तो आर का मॉड बदलेगा, क्योंकि थीटा बदला तो आर का मॉड बदलेगा। सो थीटा बदला तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी बदलेगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन बदलेगा तो अल्फा बदलेगा और बीटा भी बदल जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो हम अल्फा कैसे निकालेंगे, बीटा कैसे निकालेंगे, उसके बारे में सोच लेते हैं। करेक्ट? सो इसलिए नेक्स्ट जो है, अगर आप इसको लिख चुके हैं, मैं मिटा लेता हूं। इसको यहां से मिटा दिया तो क्या करूं मैं, देखो अभी मुझे अल्फा और बीटा फाइंड आउट करना है। सो देखिए बेटा, सो मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा कि अल्फा एंगल अल्फा एंड बीटा, यहां से लिखना चालू करता हूं। सो एंगल अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा कैन specify the direction of resultant vector। ये दोनों एंगल रिजल्टेंट का डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर सकते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखो। ओके, सो अल्फा कैसे निकालेंगे? देखो वापिस से ट्रायंगल का देखो, ये वाला ट्रायंगल क्या है, ये वाला ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल पहले हमने बनाया था, उसी ट्रायंगल को आपको देखना है। उसी ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है बताइए, कि वहां पे टैन अल्फा कितना आएगा? कौन सा ट्रायंगल? ये बड़े वाला ट्रायंगल। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये बड़े वाला ट्रायंगल में टैन अल्फा कितना होगा?
यस, tan अल्फा क्या होता है? अपोजिट बाय एडजेसेंट होता है। तो अपोजिट साइड वाली तो हाइट y बाय एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या है? ये a है और ये x है, तो इसलिए बेस कितना होगा? a प्लस एक्स। हाइट बाय बेस या अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो tan अल्फा इतना हो गया है और आपको y और x मिल चुका था। सी कितना होगा? y कितना मिला था? y मिला था b sin थीटा, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। y इतना है, सो ये क्या होगा? a प्लस एक्स। x कितना होगा? b cos थीटा। ओके, सो tan अल्फा इजिकली इतना आ गया है, तो वहां से अल्फा निकल जाएगा। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, इस फॉर्मूला से आप अल्फा निकाल सकते हो और अल्फा जो है ये एंगल जो है ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा। जैसे ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सिमिलरली ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम आगे जाके यूज करने वाले हैं। हम ये फॉर्मूला इसलिए सीख रहे हैं बिकॉज इसका यूजफुलनेस है। सिमिलरली जैसे हमने अल्फा निकाला, वैसे बीटा कैसे निकालेंगे? बीटा कैसे आप डिटरमाइन करोगे? उसके लिए थोड़ा सा और कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? अल्फा के लिए जैसे कंस्ट्रक्शन किया, अगर आप बीटा चाहते हो, अब बीटा के लिए भी वैसे ही कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ओके, सो सोचिए, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग में लगाना चाहिए। पढ़ाई जो है, पढ़ाई बहुत ही अच्छा काम है, बट पढ़ाई करते टाइम अपना दिमाग चलते रहना भी जरूरी है। अगर आपका खुद का दिमाग नहीं चल रहा है, आप पूरी तरफ से डिपेंडेंट हो, आप पूरी तरफ से बुक्स पे डिपेंडेंट हो, पूरी तरफ से टीचर पे डिपेंडेंट हो, तो आप अपना दिमाग नहीं चला रहे हो, तो आपका पढ़ाई कैसे होगा? ये पढ़ाई जो जेई के लिए हो रहा है, ये पढ़ाई नीट के लिए हो रहा है, ये आपका कोई बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है। इसलिए आप अपना दिमाग भी चलाइए। अब मैं कुछ करने वाला हूं जिसमें आपका ब्रेन पावर का यूजफुल भी लगेगा। तो सोचो बेटा, मुझे बीटा फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूं? क्या आपके मन में कुछ वे निकल रहा है? अल्फा के लिए मैंने कैसे कंस्ट्रक्शन किया, वैसा ही कंस्ट्रक्शन करूंगा बीटा के लिए। तो वो कंस्ट्रक्शन कैसे करूंगा? बेटा बोलो आप कैसे करूंगा? इसको मिटाना पड़ेगा, यहां पे जगह नहीं है। सो अल्फा बीटा हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। अल्फा बीटा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हम जो है अल्फा बीटा के द्वारा हम डायरेक्शन स्पेसिफाई करना चाहते हैं। सो ये ए वेक्टर है, तो वैसा ही कंस्ट्रक्शन करना है, वैसा ही कंस्ट्रक्शन करना है। ये ए वेक्टर, तो ये भी ए वेक्टर है, तो वैसे ही मैंने कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। देखो आप, मैंने क्या किया, जैसे ए को एक्सटेंड किया और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अल्फा फाइंड आउट करने के लिए ए को एक्सटेंड किया और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो आपने सोचा क्या करोगे? मैंने आपको बोला था, सोच लिया क्या? यस, अब सही सोच रहे हैं। अब मैं किसको एक्सटेंड करूंगा? बी को एक्सटेंड करूंगा। अल्फा चाहते हो, ए को एक्सटेंड करो। बीटा चाहते हो, बी को एक्सटेंड करो। यस, बी को एक्सटेंड कर देते हैं। सो ये देखो, ये है एक्सटेंशन ऑफ बी, और बी को एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर देना। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना ताकि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आप स्कूल में सीख चुके हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये सारी जगह में लगता है। तो ये अगर ऐसा आपने डायग्राम बनाया, देखो बेटा ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल थीटा है, तो ये थीटा है, तो इसको मैं थीटा लिख सकता हूं। यस, बिल्कुल लिख सकता हूं, थीटा लिखूंगा। और यहां जैसे मैंने स्प्लिट किया था, वैसे ही काम वहां पे करना पड़ेगा। देखो बेटा, हमें एक्स कितना मिला था पिछला, आप इसको डिराइव कर चुके हैं। एक्स कितना मिला था? बी कॉस थीटा। एक्स मिला था बी कॉस थीटा। और वाई कितना मिला था? वाई मिला था बी साइन थीटा। ये मिला था बी साइन थीटा। तो दैट मींस आपको यहां पे क्या सीखने को मिला? कॉस किस तरफ लिखना और साइन किस तरफ लिखना। एक चीज तो आपने क्लियर हो गए कि जो एंगल है, एंगल की तरफ कॉस लिखना पड़ता है और एंगल का ऑपोजिट साइन लिखना पड़ता है। बात तो सही है। साइन का मतलब क्या है? साइन का मतलब है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, इसलिए एंगल का ऑपोजिट को साइन में रिप्रेजेंट किया गया है। और कॉस का मतलब क्या है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, इसलिए एडजेसेंट को कॉस में रिप्रेजेंट किया गया है। वैसे ही काम है, वैसा ही काम है। ये ट्रायंगल में ये क्या था? बी कॉस थीटा, इसलिए क्या इसको में बी की जगह क्या आएगा? ए आएगा। सभी को समझ में आ रहा है? तो जैसे बी कॉस थीटा था, वैसा ही इसका रिप्रेजेंटेशन है। आप वैसा ही कर सकते हैं। तो मैं इसको एक्स डैश, इस साइड को एक्स डैश लिख लूंगा, एक्स डैश लिख लूंगा, और ये जो साइड है इसको वाई डैश लिख लेता हूं, कुछ अलग सिंबल दे देता हूं। ओके, सो बेटा बताओ, आप ही बताओ, क्या मैं वाई डैश को ए साइन थीटा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? सोचो आप। और क्या मैं एक्स डैश को, ये जो एक्स डैश मैंने लिखा, क्या मैं एक्स डैश को ए कॉस थीटा लिख सकता हूं? क्योंकि ये ना एंगल का एडजेसेंट साइड है और ये एंगल का ऑपोजिट साइड है। एंगल का ऑपोजिट साइड हमेशा साइन में होगा, एंगल का एडजेसेंट साइड हमेशा कॉस में होगा। बेटा ये नीचे का कैसे हुआ? वैसे ही ऊपर का होने वाला है, और कुछ नहीं है। फिर भी अगर डाउट आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, अगर आपको डाउट आ रहा है तो कर ही लेता हूं। इसमें बताइए, ये ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल में आप बताओ कि कॉस थीटा कितना लिखो? बोलो आप, अगर डाउट आया तो बोलो आप, कॉस थीटा क्या लिखो? कॉस थीटा क्या होता है?
cos थीटा होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। यहां पे एडजेसेंट कौन है? एक्स डैश है ना, एक्स डैश बाय ए, तो एक्स डैश कितना मिला? ए cos थीटा। अरे बेटा इसमें कुछ नहीं है, बस आपका बचपन का ही काम है, स्कूल का ही काम है। चलो कोई बात नहीं। उसी ट्रायंगल में साइन थीटा कितना लिखूं? साइन थीटा कितना आएगा? यस, साइन क्या होता है? अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ये अपोजिट साइड है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या क्या लिखना पड़ेगा? ओके, समझ में आ गया? तो एक्स डैश इस तरीके से, एक्स डैश और वाई डैश दोनों आ गया है। दोनों आने के बाद तो फिर हमें क्या चाहिए? बीटा चाहिए। बीटा आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो ये ट्रायंगल बीटा के लिए, जैसे अल्फा के लिए आपने कौन सा ट्रायंगल यूज किया? अल्फा के लिए आपने ये ट्रायंगल यूज किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल। सिमिलरली बीटा के लिए कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे? कौन सा यूज करोगे? यस, ये वाला ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल से आप टैन बीटा ढूंढ सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, मैं इसको डिस्टिंग्विश कर रहा हूं अच्छे से, देखिए कौन सा ट्रायंगल? ये ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, जिसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है? आर है, जिसका बेस कौन सा है? बी प्लस एक्स डैश है, जिसका हाइट कौन सा है? वाई डैश है। तो चलिए बताओ मैं क्या करूं? यहां पे टैन बीटा क्या लिखेंगे? सो टैन बीटा, यस, टैन का मतलब क्या है? अब ये कौन सा साइड है? अपोजिट साइड है, अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट मींस वाई डैश, और एडजेसेंट का मतलब क्या है? बी प्लस एक्स डैश, ओके। बी वेक्टर नहीं, बी का लेंथ, बी का मैग्नीट्यूड, बी प्लस एक्स डैश। यस, एक्स डैश वाई डैश मिल चुका है, इसको पुट कर लेते हैं। सो वाई डैश कितना मिला है? वाई डैश मिला है ए साइन थीटा। सो ए साइन थीटा अपॉन क्या? बी प्लस डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। ये मिल गया है आपको टैन बीटा। सो टैन बीटा का एक्सप्रेशन क्या आएगा? करेक्ट। सो फाइनली आपको टैन बीटा का भी एक्सप्रेशन मिल गया है। कुछ यूजफुल एक्सप्रेशन मिल चुके हैं जो आपके सामने लिखे हैं। पहले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, टैन अल्फा, टैन बीटा। अल्फा बीटा क्या है? ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। सो समझ में आ गया है? ये था पैरेललोग्राम रूल का एक्सप्लेनेशन। सो पैरेललोग्राम रूल क्या है? पैरेललोग्राम रूल क्या है कि जब दो वेक्टर्स, ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों वेक्टर एडजेसेंट साइड में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, आपको दिख रहा है। सो टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अगर ये दोनों एडजेसेंट साइड्स है तो रिजल्टेंट क्या है? उसका डायगोनल है। और कौन सा डायगोनल है? अब आपके मन में सवाल आ गया है, आपके मन में क्वेश्चन आ गया है कि अगर ये रिजल्टेंट डायगोनल है तो यहां पे तो दो डायगोनल है, ओके। तो सोचना पड़ेगा हमें, और भी इसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, ओके। तो बेटा देखो, ये सब आपने नोट डाउन कर चुके हैं। अब सुनिए, मेरी बात अच्छे से सुनिए। मैं अभी भी आपको क्या बोल रहा था? मैं आपको ये बोल रहा था कि इस पैरेललोग्राम में एक डायगोनल नहीं है। अब मैं कुछ नया करने वाला हूं, इसलिए आपको घुमा रहा हूं, आपको घुमाना चालू कर दिया। इस पैरेललोग्राम में एक डायगोनल नहीं है, दो डायगोनल है। पर इनमें से कौन सा डायगोनल है जो वेक्टर का एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा? कौन सा डायगोनल है वो तो आप जान चुके हैं। इसलिए मैं आपको सबसे पहले ट्रायंगल रूल बता दिया था। याद कीजिए, वो डायगोनल लेना जो रिवर्स ऑर्डर में होगा। आप तो जान चुके हैं यहां पे ए और बी सेम ऑर्डर में है और आर क्या है? रिवर्स ऑर्डर में है। तो आप उस डायगोनल को सिलेक्ट करना जो रिवर्स ऑर्डर में होगा। आप इधर से भी देख सकते हैं, उधर से भी देख सकते हैं। उधर से देखिए ना, बी का हेड को ए का टेल मिला हुआ है। सो बी और ए क्या है? सेम ऑर्डर में है। और ए का हेड से आर का हेड मिला हुआ है, तो ए और आर क्या है? रिवर्स ऑर्डर में है। सो दैट मींस यहां पर ट्रायंगल रूल भी सेटिस्फाई हो रहा है। आपको उस डायगोनल का लेना चाहिए जो डायगोनल रिवर्स ऑर्डर में हो। बी और ए सेम ऑर्डर में है और आर रिवर्स ऑर्डर में है। यहां भी देखिए, ए और बी सेम ऑर्डर में है और आर क्या है? रिवर्स ऑर्डर में है, ओके। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है? हेड से टेल मिलना। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या है? हेड से हेड मिलना। वो बात को आप ध्यान में रखो, ठीक है। चलिए, अब मैं इसको मिटा देता हूं। मुझे आप इसको इरेज करने के लिए इजाजत दे दो। तो इसलिए इसको मिटाया, और मिटाने के बाद अब हम उस बात पे डिस्कस करेंगे, डायगोनल के बारे में और थोड़ा डिस्कस करेंगे बेटा। सो पैरेललोग्राम में एक्चुअली दो डायगोनल है। पैरेललोग्राम में अगर दो डायगोनल है, सो दोनों डायगोनल में से एक डायगोनल वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। सो दूसरा डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये आपका मन में सवाल आना चाहिए। पढ़ते पढ़ते अपने मन में भी सवाल क्रिएट करो, पढ़ते पढ़ते मन में क्वेश्चन क्रिएट करो। अगर आप क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं तो आपका मेथड्स क्या है? सही है। सोचिए, मैंने वो डायगोनल को दिखाना चाहता हूं, सो इसलिए मैं क्या करूंगा? दोबारा उस पैरेललोग्राम का बना लिया। सोचा वही पैरेललोग्राम हम दोबारा बना लेते हैं। सो ए वेक्टर बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। ये दोनों वेक्टर देखो, इस पैरेललोग्राम का दोनों एडजेसेंट साइड्स है। ये ए वेक्टर है तो ये भी क्या होगा? ए वेक्टर होगा। ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा? बी वेक्टर होगा।
सो अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, रिजल्टेंट कौन सा है, अभी तो आपको बताया गया था ये डायगोनल जो है रिजल्टेंट है, ये डायगोनल वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो इस डायगोनल जो है, इस डायगोनल, इस वेक्टर का नाम मैं आर दे देता हूं, आर वेक्टर नाम दिया। बट व्हाट अबाउट अदर वेक्टर्स, व्हाट अबाउट अदर डायगोनल? सो इसको ना एक स्पेशल नोट करके लिख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इस नोट को ध्यान में रखो। एक डायगोनल को मैं आर वेक्टर लिख रहा हूं, और एक डायगोनल जो है ये है दूसरा डायगोनल। जैसे कि आपकी बड़ा डायगोनल दिख रहा है और एक छोटा डायगोनल दिख रहा है, जो छोटा डायगोनल है उसका नाम क्या दूं? यस, आर डैश दे देता हूं। जो बड़ा डायगोनल है उसका नाम क्या दिया? आर दे दिया। सो देखो बेटा, यहां पे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि एक डायगोनल जो आर लिख रहा हूं ना, ये तो वेक्टर एडिशन है, बट आर डैश जो है ये वेक्टर एडिशन नहीं, ये वेक्टर सबट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो कैसे रिप्रेजेंट करेगा? बात वही हो गया, वही हेड टेल वाली बात हो गया। सोचो आप, यहां पे ए वेक्टर का हेड, ए का हेड बी का टेल से मिला हुआ है, ए का हेड बी का टेल से मिला हुआ है, तो ये दोनों क्या है? सेम ऑर्डर में है। आपको क्या बोला गया था? जब आप एडिशन करोगे, जब आप ट्रायंगल रूल के हिसाब से एडिशन करोगे, तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से क्या करने का? ट्रायंगल लॉ के हिसाब से जो दोनों सेम ऑर्डर में है उनको ऐड करना पड़ता है। और सेम ऑर्डर के का मतलब क्या है? एक का हेड को दूसरे का टेल मिलना चाहिए। सो ए का हेड को बी का टेल मिला हुआ है, इसलिए मैं क्या करूंगा? ए को बी के साथ ऐड कर दूंगा। ओके, जैसा ही आपने देखा कि ए का हेड को बी का टेल मिला हुआ है, आप ये दोनों का ऐड कर दीजिए। उनका रिजल्टेंट कौन है? उनका रिजल्टेंट है आर वेक्टर। यस, क्योंकि आर जो है ना, ये अपोजिट ऑर्डर में है। ये देखो, ये दोनों जिस ऑर्डर में है, ये उसका अपोजिट ऑर्डर में है। बी का हेड और आर का हेड मिला हुआ है। ओके, चलो, पर आपको क्या पूछा है? आपको दूसरे डायगोनल के बारे में पूछ रहा है। व्हाट अबाउट द सेकंड डायगोनल, व्हाट अबाउट द स्मॉलर डायगोनल? वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आप आरडीएस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बताइए, आपको फाइंड आउट करने के लिए वही कंसेप्ट लगेगा, हेड टेल वाली कंसेप्ट लगेगा, सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर वाली कंसेप्ट लगेगा। कौन से वेक्टर, दूसरा ट्रायंगल हमें देखना पड़ेगा। आरडीएस को लेके कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? आरडीएस को लेके ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल? ये ट्रायंगल देखो, जिसमें बी है, जिसमें बी वेक्टर है, जिसमें आरडीएस वेक्टर है, जिसमें ए वेक्टर है, ये ट्रायंगल को कंसीडरेशन करते हुए आप आरडीएस निकाल सकते हो। यस, अगर आप ये ट्रायंगल कंसीडरेशन कर रहे हो, देखो बेटा, सो बताओ कि किसको किस में ऐड करेंगे? ये ट्रायंगल में बी है, आरडीएस है, ए है, तो कौन कौन ऐड होना चाहिए? यस, उनको ऐड करना चाहिए जो सेम ऑर्डर में हो, जिसमें हेड से टेल मिला हो। यस, बी का हेड के साथ किसका टेल मिला हुआ है? बी का हेड के साथ आरडीएस का टेल मिला हुआ है, हेड से टेल मिला हुआ है, उनको ऐड कर दो। दैट मींस मैं क्या करूंगा? बी वेक्टर को ऐड कर दूंगा, किसके साथ? आरडीएस के साथ ऐड करूंगा। बी का हेड और आरडीएस का टेल मिला हुआ है, हेड से टेल मिल गया है तो ऐड कर देना, इज इक्वल टू कौन सा? अपोजिट ऑर्डर। ये दोनों सेम ऑर्डर में है, तो कौन अपोजिट ऑर्डर में है? यस, ए और अपोजिट ऑर्डर में है, क्योंकि आरडीएस का हेड, ए का हेड क्या हुआ है? मिला हुआ है। हेड से हेड मिला तो अपोजिट ऑर्डर, हेड से टेल मिला तो सेम ऑर्डर, तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए वेक्टर। यस बेटा, ऐसे समझना, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिल गया, है ना? सो बी वेक्टर प्लस आरडीएस वेक्टर इज इक्वल ए वेक्टर, और यहां से आपको आरडीएस मिल गया। दिस इंप्लाइज दैट आरडीएस कितना मिलेगा? आरडीएस मिलेगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर सबट्रैक्शन। ये क्या है? वेक्टर एडिशन है, और ये क्या है? वेक्टर सबट्रैक्शन है। फाइनली क्या कंक्लूजन निकला कि पैरेललोग्राम रूल में क्या पता चला? पैरेललोग्राम रूल में जो पैरेललोग्राम बनाते हैं उसमें एक डायगोनल वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट करता है, तो दूसरा डायगोनल वेक्टर सबट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी क्योंकि आपको ये सारी चीजें मालूम पड़ गया है, ये भी आपको समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। सो छोटे छोटे चीजें हम डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ओके, वंस आपके रूल्स पता चल गया है, सो अभी हम लास्ट रूल, हमारे पास आखिरी में एक रूल रह गया है। वो एक इंटरेस्टिंग रूल है, इस रूल के द्वारा आप ज्यादा से ज्यादा वेक्टर ऐड कर सकते हैं, 2 से ज्यादा वेक्टर ऐड कर सकते हो, और उस रूल का नाम मैंने क्या बताया था? पॉलीगन रूल बताया था। देखिए, ट्रायंगल चला गया, पैरेललोग्राम चला गया, अब कौन आने वाला है? पॉलीगन। पॉलीगन किसको बोलते हैं? जिसके नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, ज्यादा साइड्स होते हैं। करेक्ट, इसको आप लिख लीजिए। सो नेक्स्ट जो है, अगला जो रूल है वेक्टर एडिशन का, ये छोटा सा रूल है? जिसने ट्रायंगल समझा, जिसको ट्रायंगल समझ में आया, उसको सब समझ में आएगा। और ट्रायंगल समझना कुछ डिफिकल्ट बात नहीं है। ट्रायंगल में क्या होता है? दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में होते हैं और रिजल्टेंट उल्टा ऑर्डर में होता है क्या नहीं? यस। सो देखो, ट्रायंगल रूल थोड़ा सा मैं आपको
आपको याद दिला देता हूं। सो ट्रायंगल रूल क्या है, मैं इसको लेक्चर नंबर 2 में बता दिया था। ओके, तो ट्रायंगल रूल कुछ नहीं है, आपको तो अभी भी बाद में भी आज के क्लास में भी मैं आपको कई बार इसका नाम लिया। इसमें क्या होता है, ट्रायंगल रूल में क्या करना पड़ता है कि दो वेक्टर सेम ऑर्डर में जो होते हैं, जैसे कि ये वेक्टर और ये वेक्टर देखिए सेम ऑर्डर में है ना। क्यों सेम ऑर्डर में? क्योंकि एक का हेड को बी का टेल मिला हुआ है। अगर एक वेक्टर का हेड को दूसरे का टेल मिल गया है तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेम ऑर्डर बोलेंगे, हैं? और क्या होगा जब ये दोनों वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो एक न्यू वेक्टर मिलेगा ना। उस न्यू वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। वो क्या करेगा, इस ट्रायंगल को क्लोज कर देगा। इस ट्रायंगल को कैसे क्लोज करेगा, उसी ऑर्डर में क्लोज नहीं करेगा, वो ना उसका रिवर्स ऑर्डर में क्लोज करेगा। ये है ट्रायंगल रूल, ये है रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट वेक्टर। व्हाट इज द रिजल्टेंट? दो वेक्टर को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है, जो वैल्यू मिलता है, जो न्यू वेक्टर मिलता है, हम इसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। इसको बेटा ध्यान में रखो, हमेशा ये आपको काम में आएगा। ये है ट्रायंगल रूल। ए को बी में ऐड किया तो एक न्यू वेक्टर बन गया। ए और बी सेम ऑर्डर में है और आर जो है वो उल्टा ऑर्डर में है। ओके, चलो अब हम कौन सा रूल करेंगे, जो तीसरा टाइप ऑफ रूल है, थर्ड टाइप रूल का नाम क्या है, पॉलीगन। कल मैंने आपको बताया था। सो व्हाट इज पॉलीगन रूल? पॉलीगन रूल क्या है? पॉलीगन रूल में कुछ नहीं, बस नंबर ऑफ वेक्टर्स लेना है ना। सो पॉलीगन रूल का मतलब ये है कि जैसे कि सपोज ये है ए वेक्टर, देखो आप, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मैं कितने भी साइड्स ले सकता हूं, सी वेक्टर, ए बी सी डी ई, ऐसा कितने भी वेक्टर ले सकता हूं। ओके, सो दीज आर नंबर ऑफ वेक्टर्स एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। पर कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, क्या आपको दिख रहा है? ये सारे वेक्टर जो है ना सेम ऑर्डर में एक्ट हो रहे हैं। इसको हम ए वेक्टर नाम दे देते हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सी डी ई, आप कितने भी ले सकते हो, कितने भी ले सकते हो। सो ये ए बी सी डी चारों वेक्टर सेम ऑर्डर में एक्ट हो रहे हैं। रूल्स क्या है? रूल्स ये है कि इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इन सेम ऑर्डर, देन दे आर रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब क्या है? जब आप इस सारे वेक्टर को ऐड कर देंगे, उससे जो न्यू वेक्टर आएगा वो बोला जाएगा रिजल्टेंट। द रिजल्टेंट विल क्लोज द पॉलीगन। देखो आप, रिजल्टेंट पॉलीगन को क्लोज कर दिया। रिजल्टेंट विल क्लोज द पॉलीगन इन रिवर्स ऑर्डर। कैसे क्लोज किया? रिवर्स ऑर्डर में क्लोज किया। यही है रिजल्टेंट वेक्टर, ये है आर वेक्टर। और इसका वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगा? यस, इक्वेशन वही बनेगा कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, सबको ऐड कर देंगे तो न्यू वेक्टर बनेगा। हम इसको क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। ये पॉलीगन रूल का स्टेटमेंट। प्रोवाइडेड ये सारे ना सेम ऑर्डर में होना चाहिए। तो एक बात जरूर ध्यान में रखिए, आप जिस वेक्टर को ऐड करेंगे, आप ए बी सी डी ई एफ किसको भी ऐड करो, जिसको ऐड करोगे वो सेम ऑर्डर में होना जरूरी है। ये बात तो पक्का कर लेना। और जो रिजल्टेंट है वो रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए। तभी तो आपके ए का हेड से बी का टेल मिला हुआ है, बी का हेड से सी का टेल मिला हुआ है, सी का हेड से डी का टेल मिला हुआ है क्या नहीं? बट डी का हेड से आर का हेड मिला हुआ है। सो हेड से टेल मिलेगा, हेड से टेल मिल गया, हेड से टेल मिल गया, तो कौन सा ऑर्डर है? सेम ऑर्डर। बट हेड से हेड मिल गया तो कौन सा ऑर्डर है? रिवर्स ऑर्डर, है ना। यस, कैसा? ये सब एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लगा रहे, ये सब एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर। ये कैसा है? क्लॉकवाइज ऑर्डर। ये भी आपको ध्यान में आता होगा। ये सारे वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक्ट हो रहे हैं और ये कैसा? क्लॉकवाइज सेंस में एक्ट हो रहा है। वो भी थोड़ा सा आपको फील आता होगा, है ना। तो ये है पॉलीगन रूल। और इसको समझने के लिए आपको लगेगा ट्रायंगल रूल लगेगा। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये हर जगह में लग जाता है। सो कैसा? देखो, ट्रायंगल का मतलब क्या है? आपको दो वेक्टर ऐड करना है ना। सो चलिए दो वेक्टर ऐड कर देते हैं, कोई भी दो वेक्टर ऐड कर देते हैं, जैसे कि ए और बी को ऐड कर देते हैं। सो बताओ बच्चे, ए को बी में ऐड करूंगा तो कौन सा साइड मिलेगा? ए को बी में ऐड कर दूंगा तो ये मिलेगा क्या नहीं? यस, ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया। ए और बी जिस ऑर्डर में है ये उल्टा ऑर्डर में है। यस, तो मैंने इसको क्या लिखूंगा? इसको लिखा ए प्लस बी। ए प्लस बी क्यों लिखा? क्योंकि दोनों ऐड होके तो आया ना, इसको लिखा ए प्लस बी। अब देखो, ए प्लस बी जो न्यू वेक्टर मिला है उसके हेड के साथ सी का टेल मिला हुआ है, करेक्ट। तो जो न्यू वेक्टर बन गया, ए और बी को ऐड करने के बाद जो न्यू वेक्टर बन गया है, उस न्यू वेक्टर के हेड से किसका टेल मिला हुआ है? सी का टेल मिला हुआ है। तो ये हेड, ये टेल मिल गया है, तो ये दोनों का ऐड करेंगे तो कौन मिलेगा? ये दोनों का ऐड करने के बाद ये मिलेगा, करेक्ट। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? ये किसको किसको ऐड करके मिला? ए प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूं। यस, ए प्लस बी के साथ सी जुड़ गया है तो ये वेक्टर मिल गया है।
और फाइनली क्या हुआ, इसका हेड के साथ किसका टेल मिला हुआ है, इसका हेड के साथ डी का टेल मिला हुआ है, तो इन दोनों ऐड होने के बाद कौन मिलेगा, यस आर मिलेगा। तो आर कितना मिलेगा, जो आपके सामने लिखा है। सो आर विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, इससे डी ऐड हो गया। यस, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, सो ए और बी को ऐड किया तो ए प्लस बी मिल गया, ए प्लस बी को सी में ऐड किया तो ए प्लस बी प्लस सी मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी को डी में ऐड किया तो रिजल्टेंट मिल गया जो मैंने ऊपर लिखा हूं। यही था पॉलीगॉन रूल का एक्सप्लेनेशन। ओके, ये भी आपको फिजिक्स में बार बार यूज करना पड़ेगा, आपको आएगा पॉलीगॉन रूल का एप्लीकेशन। चलिए, अभी तक मैंने आपको जो बेसिक रूल्स है उसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। मैंने आपको ट्रायंगल रूल क्या है, पैरेललोग्राम रूल क्या है, पॉलीगॉन रूल क्या है, ये सारे एक्सप्लेन कर चुका हूं। सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव कर दिया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डिराइव किया, tan अल्फा tan बीटा सारे एक्सप्रेशंस डिराइव हो गए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्विंग। इस रूल्स को लेके कई सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, ये जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा, फिर अगले क्लासेस में हम इस पे और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी तो वेक्टर का शुरुआत हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। वेक्टर में हम क्या करने वाले हैं आपको तो समझ में आ रहा है। अभी मैंने वेक्टर में एडिशन कर दिया, एडिशन करने के बाद मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें होने वाला है। ओके, चलो इसको आप लिख लीजिए, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन में आपको फंसा लूंगा, आपके एक छोटा सा क्वेश्चन में फंसा लूंगा। अगर आप चालाक हो तो फंसना मत। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन है, शुरुआत कर देते हैं। वेक्टर में क्वेश्चन डिस्कशन शुरुआत कर देते हैं। आप याद होगा मैंने लेक्चर नंबर 2 में भी एक क्वेश्चन लिया था, लेक्चर नंबर 2 में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिया था। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे मुझे लगा कि आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, फिर भी मैंने कोशिश किया था उस क्वेश्चन को समझाने के लिए। जरूर उस क्वेश्चन को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेक्चर नंबर 2 में था। ट्रायंगल रूल को बेस करके उस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया था। थोड़ा उसको आप देखना, अगर डाउट है तो मैंने बताया था, आप मुझे इंटरेक्ट कीजिए, मेरे से डिस्कस कीजिए। ओके, चलिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। देखिए क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो बेटा, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर, तीनों वेक्टर दिख रहा है। तीनों वेक्टर को देख लो बेटा, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। आप बोलोगे ये क्या सर ने कुछ गड़बड़ डायग्राम तो नहीं बनाया? क्या सोच रहे हो, कुछ में गड़बड़ी कर दिया डायग्राम में? मैं कैसे गड़बड़ कर सकता हूं? ये तो क्वेश्चन ही ऐसे दिया है, जो क्वेश्चन दिया है मैं आपको वैसे ही दे दिया। ओके, कोई गड़बड़ी नहीं है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में ये स्पेशलिटी आपको दिख रहा है कि सभी फैक्टर जो है ये ना सेम ऑर्डर में एक्ट हो रहे हैं। ए बी सी तीनों ही सेम ऑर्डर में है, कोई भी अपोजिट ऑर्डर में दिख रहा है क्या? नहीं, यहां पे तीनों वेक्टर दिया है। ओके, तो क्वेश्चन ये है, फाइंड, हमें क्या निकालना है, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ कितना, थ्री वेक्टर्स। कौन से? थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी। ये तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट पूछा जा रहा है। तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट आप कैसे निकालेंगे? दो का नहीं, तीन का। तो तीनों कौन है जो आपके सामने है? तीनों सेम ऑर्डर में लग रहे हैं। देखो, ए का हेड बी का टेल से मिला हुआ है, बी का हेड सी का टेल से मिला हुआ है, सी का हेड ए का टेल से मिला हुआ है। तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल ऐसा कॉम्बिनेशन है। तो तीनों ही सेम ऑर्डर में है, तीनों एक ही ऑर्डर में है और हमें तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो हम कैसे निकालें? कैसे? यस, आप निकाल सकते हैं। आप ना एट ए टाइम तीनों को कैसे ऐड करोगे? नहीं, आप एट ए टाइम दो का ऐड कर सकते हो। दोनों को कौन सा कोई भी दोनों को ऐड कर देते हैं। सपोज आपको ए को बी के साथ ऐड करना है, या बी को सी के साथ ऐड करना है, या सी को ए के साथ ऐड करना है, किसी को भी ऐड कर दो ना, कुछ फर्क नहीं गिरता। सपोज हमें ए और बी को ऐड करना है, ए और बी को ऐड करेंगे तो कौन सा साइड मिलेगा, कौन सा रूल लगेगा? ए और बी को ऐड करते टाइम कौन सा रूल यूज करेंगे? यस, ट्रायंगल रूल यूज कर दो। इसलिए आज मैं ट्रायंगल रूल को दो बार आपको बताया, जो पिछले क्लास में बताया था, दो बार आपको बताया। तो ट्रायंगल रूल के हिसाब से ए और बी अगर सेम ऑर्डर में है तो उनका जो रिजल्टेंट है, उनका रिजल्टेंट कैसे लगेगा? क्या ऐसे लगेगा उनका रिजल्टेंट? क्या ऐसे दिखा सकते हैं? यस, ऐसे दिखाना पड़ेगा। उनका रिजल्टेंट को ऐसे क्यों दिखाना पड़ेगा? बिकॉज ये रिवर्स ऑर्डर में है। इसका नाम दे दिया आर वेक्टर, या इसको दे दिया R1 वेक्टर। R1 वेक्टर क्या है? R1 वेक्टर क्या है या R वेक्टर क्या है?
आर वेक्टर जो है ए और बी को ऐड करने की वजह से मिला है। ए बी सेम ऑर्डर में है, ए का हेड से बी का टेल मिला हुआ है, जबकि आर वेक्टर देखो हेड से हेड मिला हुआ है। सो ए बी जिस ऑर्डर में है आर उसका रिवर्स ऑर्डर में है। तो इसलिए डेफिनेटली जो आर वेक्टर है हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यस, आप ऐसे लिख सकते हो, करेक्ट। अब क्या करो, लास्ट को देखो, सी उसके बाजू में है, आर को देखो, सी को देखो, आर को देखो, सी को देखो, क्या दिख रहा है आपको, क्या डिफरेंस दिख रहा है, क्या सिमिलरिटी दिख रहा है। सिमिलर क्या है, दोनों का लेंथ इक्वल है, दोनों एक ही साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आर का लेंथ और सी का लेंथ क्या है, सेम है। दैट मींस मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, पर डायरेक्शन क्या सेम है, नहीं। सी का डायरेक्शन देखो नीचे है, आर का डायरेक्शन ऐसा ऊपर है, डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम। मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर बताया था लेक्चर नंबर 1 में, टाइप्स ऑफ वेक्टर बताया था। टाइप्स मैंने आपको बोला था नेगेटिव वेक्टर, किसको नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं, अगर दोनों वेक्टर का मॉड सेम है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, बट डायरेक्शन उल्टा है, तो उनको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट डायरेक्शन। इसलिए सी जो है, सी और आर एक दूसरे का नेगेटिव है, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे ये लिखना पड़ेगा कि जो आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी वेक्टर, क्योंकि सी जैसा है आर उसका उल्टा मिला है। वो आर जो कैसे आया, ए और बी को एडिशन करके जो आर आया, वो आर सी का उल्टा है, इसलिए मैं इसे लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं। अब क्या करेंगे, आर की जगह उसके वैल्यू पुट कर देंगे। आर कैसे आया था, ए और बी को ऐड करके आया था, इज इक्वल टू माइनस सी। ओके, ये एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया। ये माइनस सी को लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट को लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, ये माइनस जाके प्लस हो गया, प्लस सी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 0। 0 है। क्या पता चला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। हमें वही पूछा गया था, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स, तीनों का रिजल्टेंट पूछा गया था। दैट मीन्स तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसका आंसर है 0 या 0 वेक्टर। ओके, सो एक बात तो क्लियर हो गया है कि कितने भी वेक्टर हो, अगर सभी वेक्टर्स एक ही ऑर्डर में एक्ट हो रहे हैं, सभी वेक्टर एक ही ऑर्डर में एक्ट हो रहे हैं और उनकी क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्लोज ट्रायंगल बना रहे हैं, क्लोज रेक्टेंगल बना रहे हैं, क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं, तो सबका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, यहां से आपको ये सीखने को मिला, सब अगर सेम ऑर्डर में है, सभी को ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं कितने भी साइड्स बनाऊं, ए बी सी डी एफ जी एच कितने भी साइड्स बनाऊं, अगर सब सेम साइड में सेम ऑर्डर में कर दूं, देखो जैसे कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर और एफ वेक्टर, देखो कितने सारे वेक्टर ले लिया, पर क्या दिख रहा है आपको, ये सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ये क्या स्पेशल फीचर्स है इस डायग्राम का, सभी वेक्टर्स सेम ऑर्डर में हैं, सभी के हेड टेल मिला हुआ है, इसका हेड को इसका टेल मिला हुआ है, इसका हेड को इसका टेल मिला हुआ है, ऐसे सभी जगह में सेटिस्फाई हो रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 वेक्टर्स सेम ऑर्डर में हैं, तो सभी का रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। देखो बेटा, ये यहां से समझने को आया, यहां पे ए बी सी तीनों सेम ऑर्डर में था, इसलिए तीनों का रिजल्टेंट क्या है, 0 आया। इसलिए मैं क्या लिखूंगा, इसका आंसर भी होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखूंगा कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, सबको ऐड करो, सबको ऐड कर देना और ये सभी का रिजल्टेंट क्या लिखना, ये सभी का रिजल्टेंट लिखना 0 वेक्टर। ओके, 0 वेक्टर भी मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था, याद कीजिए 0 वेक्टर क्या है, अगर नहीं देखा तो जरूर देख लेना। तो ये देखो आप बेटा, ये जो है इस एक हेक्सागन जैसे दिख रहा है, ये पॉलीगन कौन सा हेक्सागन है, हेक्सागन में 6 वेक्टर्स है, बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें सभी वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो सबका एडिशन क्या आएगा, 0 आएगा। ये कहां से सीखने को मिला आपको, यहां से सीखने को मिला। ओके, यस, चलिए इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके बेटा, आज के इस क्लास में हम वेक्टर एडिशन जो है उसका थ्योरी, उसके कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्लास दैट मींस लेक्चर नंबर 4 में हम क्या करेंगे, वेक्टर को लेके, वेक्टर एडिशन को लेके बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। उस क्वेश्चन में आपको मजा आएगा, बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ इजी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगले क्लास के लिए ईगरली वेट कीजिए, अगले क्लास के लिए ईगरली वेट कीजिए, हम बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस करने वाले हैं। धीरे धीरे वेक्टर जो है एक अलग सा माहौल पकड़ लिया है, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बहुत कुछ डिस्कस होने वाला है। ओके, सो चलिए, आप लोगों को मैंने जो बताया था, मैंने आपको पैरेलल ये चीज बताया था कि
आपका नोटबुक बना लिए क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो भी आपको लेक्चर्स आ रहे हैं उसका नोटबुक बनाइए। जो आप देख रहे हैं इसको लिखिए, अपना नोटबुक प्रिपेयर कीजिए, फिजिक्स का नोटबुक प्रिपेयर कीजिए, फिजिक्स का होमवर्क बुक प्रिपेयर कीजिए। सिमिलरली केमिस्ट्री का नोटबुक, केमिस्ट्री का होमवर्क बुक, मैथमेटिक्स का नोटबुक, मैथ के होमवर्क बुक, इसको प्रिपेयर करो। क्योंकि जब क्लास रीओपन होगा, जब क्लास खुलेगा, तो फिर हम आपके बुक्स चेक करने वाले हैं। आप कहां लिखें, कैसे लिखें, उसको चेक करने वाले हैं। ओके, सो कोई बात नहीं, सो इसको अच्छे से लर्न कीजिए। तो ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। अभी नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए वेट कीजिए। बाय बाय।